एक देवर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पत्थर से कूच-कूच कर उसे मार डाला जाता है। देवर जो कि केरल में जॉब करता था, नौकरी करता था, पैसे भेजता था जिससे उसका परिवार चलता था। उसकी पत्नी देवरानी 2 बच्चों के साथ घर पर रहती थी, अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी और ऐसे इनका जीवन चल रहा होता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मैनपुरी। मैनपुरी का एक कस्बा है बिसवा। बिसवा में एक गाँव लगता है सूनामई। वहाँ की ये घटना है। एक व्यक्ति सुशील और उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली में जाते हैं। राधा देवी कहती है कि मेरा जो देवर है, जिसका नाम समीर कुमार बताती है, वो 31 मार्च 2025 को कहीं गायब हो गया है और हमने हर संभव प्रयास किया है उसे ढूंढने का, वो कहीं भी मिल नहीं रहा है। और देवर के गायब होने के ठीक 7 दिन बाद यानी कि 7 अप्रैल 2025 को देवरानी भी कहीं बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गई है, वो भी नहीं मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। राधा देवी जो कि समीर की भाभी थी, उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पति को बोला था कि समीर घर पर नहीं रहता है। मीरा जो कि समीर की पत्नी थी, वो घर पर अकेली रहती है। उसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं, आपत्तिजनक आवाजें आती रहती हैं। हमें मीरा से इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि ऐसी आवाजें आती हैं, तुम्हारे रूम से क्या कारण है। सुनील जो कि राधा देवी का पति था, वो बोलता है कि शादी के इतने साल हो गए हैं, इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनने को नहीं मिला है, हम ऐसी किसी पर भी शक नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, तुमसे जरूर कोई ना कोई गलती हुई है। राधा देवी की बात को वहां पर दबा दिया जाता है। राधा देवी की इन सारी बातों को पुलिस बहुत ही ध्यान से सुनती है, जांच पड़ताल भी करती है। समीर और मीरा दोनों का नंबर लिया जाता है, पुलिस वाले नंबर लेते हैं और दोनों के फ़ोन पर कॉल की जाती है। दोनों का फ़ोन बंद आ रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था। जब इनके नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं, तो समीर की कॉल डिटेल्स में तो कुछ संदिग्ध नहीं मिलता है। पुलिस वाले जब मीरा की कॉल डिटेल्स को बार-बार देखते हैं, तो उसमें एक नाम आ रहा होता है, एक नंबर आ रहा होता है रिंकू चौहान का। रिंकू चौहान से इसकी बार-बार बात हुई होती है। परिवार वालों से, परिजनों से जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये रिंकू चौहान कौन है, तो परिवार वाले बताते हैं कि जो रिंकू चौहान है, इसको मीरा अपनी मौसी का लड़का बताती थी और ये मीरा को अपनी मौसी की लड़की बताता था। समीर जब केरल में रहता था, नौकरी करता था, तो समीर की अनुपस्थिति में ये आता था, 1-2 दिन रुकता था, 3 दिन रुकता था, उसके बाद चला जाता था और फिर आता था, फिर 1-2 दिन रुकता था और चला जाता था। लेकिन घर वालों ने इस पे कभी शक नहीं किया। ये दोनों घर पर एकदम भाई बहन जैसे रहते भी थे, रिएक्ट भी वैसे ही करते थे, इसलिए कभी शक करने की कोई नौबत ही नहीं आई। सीडीआर होता है और इनकी जो एक साथ की लास्ट लोकेशन पाई जाती है, वो पाई जाती है हाथरस के पास एक सिकंदरा राव पड़ता है, वहाँ की। रिंकू चौहान के बारे में पुलिस नॉलेज लेती है, पता करती है, तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के जिला एटा का एक थाना लगता है बागबाला। बागबाला का एक गांव है लोहा बादशाहपुर, वहां का ये रहने वाला होता है। 11 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की जाती है और 25 अप्रैल को आखिरकार रिंकू चौहान को पुलिस ढूंढ निकालती है। जब इसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है, तो वहां से एक महिला बाहर निकलती है और दरवाजा खोलती है। वो महिला और कोई नहीं बल्कि मीरा होती है, जो कि समीर की पत्नी होती है। मीरा की मांग सिंदूर से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी नई-नई शादी हुई है, बल्कि उसका पति समीर 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते से गायब था। जब इन दोनों से बात की जाती है, पुलिस स्ट्रिक्ट होकर इन दोनों से पूछती है, तब ये दोनों अपनी कहानी बताते हैं। इन दोनों की कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। जब समीर केरल में रह के नौकरी करता था, पैसे भेजता था अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए, तब यहाँ ये घर का सारा काम खत्म कर फ़ोन चलाती थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपडेट करती थी कुछ ना कुछ, और उस अपडेट का रिप्लाई करता था रिंकू चौहान। धीरे धीरे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई होता है, फिर धीरे धीरे चैट होने लगती है, चैट धीरे धीरे कॉल में बदल जाती है और कॉल पर इन दोनों की बात होने लगती है। रिंकू चौहान और मीरा की लगातार बात होती रहती है, समीर जब घर पर नहीं होता है। रिंकू चौहान मीरा से कहता है कि तुम्हारा पति तो वैसे भी घर पर नहीं रहता है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें और एक दूसरे के साथ रहें। मीरा कहती है कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम दोनों जरूर साथ में रहेंगे। रिंकू के बार बार कहने पर
मीरा एक दिन घर से निकल जाती है बिना सबको कुछ बताए और रिंकू के पास पहुंच जाती है। अब मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये दोनों वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। जब समीर घर पर नहीं था, केरल में नौकरी कर रहा होता है, तब रिंकू मीरा के घर अक्सर आया जाया करता था और कई कई दिनों तक रुकता भी था। मीरा बताती थी रिंकू को कि ये मेरी मौसी का लड़का है और रिंकू बताता था कि ये मेरी मौसी की लड़की है। समीर की अनुपस्थिति में ये दोनों साथ में रहते थे, पति पत्नी की तरह। और 1-2 दिन 3 दिन रुक कर फिर चला जाता था, फिर आ जाता था, फिर 2-3 दिन रुक के चला जाता था। जब जेठानी इस बात पर आपत्ति करती है, बताती है कि मीरा के रूम से आवाजें आती रहती हैं, तो मीरा बहुत बवाल कर देती है इस बात को कि अब मैं इस घर में कतई नहीं रहूंगी, यहाँ पर मेरे पर लांछन लगाया जाता है, मुझे उल्टा सीधा बोला जाता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने बच्चों को शहर लेके जाऊंगी, शहर में पढ़ाऊंगी और वहीं अपना जीवन यापन करूंगी। सदर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला है बंसी महुआ, वहां पर किराए पर रहने लगती है। अब इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। घर परिवार से, ससुराल से भी ये दूर आ गई थी। यहाँ पर इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं था। रिंकू को और आज़ादी मिल जाती है, वो जब मन चाहता था तब चला आता था, जब मन चाहता था चला जाता था। यहाँ पर ये दोनों ज़्यादातर मिलने लगे, रेगुलर आना जाना होता था। होली का त्यौहार आता है और त्यौहार पर समीर घर आता है। समीर के साथ में बहुत सारा सामान था, वो सारा सामान लेकर अपने घर वापस आ जाता है और बोलता है मीरा को कि मैं तुमसे और अपने बच्चों से दूर रहता हूँ, इतनी दूर मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यही मैनपुरी में कोई काम ढूंढूंगा, यहीं पे अपना काम करूंगा और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करूंगा। जिसके लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ वही अगर मेरे साथ नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा, ऐसे पैसे का मैं क्या करूंगा। मीरा इस बात से हिचकिचा जाती है और रिंकू को बताती है ये बात, तो रिंकू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं कैसे मिलूंगा, कैसे बातचीत भी नहीं हो पाएगी हमारी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब समीर को रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं ये दोनों सोचते हैं कि समीर को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो हम दोनों नॉर्मली साथ में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। 30 मार्च 2025 को बेबर का एक गांव है नगरिया, जहां पर समीर, मीरा और उसके दोनों बच्चे शादी अटेंड करने जाते हैं। और 31 मार्च को जब उस शादी को अटेंड करके दोनों निकलते हैं तो मीरा कहती है कि क्यों ना हम घर पर एक फ्रिज और टीवी रख ले, इससे हमें काफ़ी आराम मिल जाएगा। घर पर फ्रिज भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, मेरा टाइम पास भी नहीं होता है, तो हम एक फ्रिज और टीवी ले लेते हैं। समीर इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, अगर तुम चाहती हो तो फिर मैं ज़रूर तुमको लेकर दूंगा। तभी मीरा बोलती है कि मेरे एक मौसी के लड़के की दुकान है, क्यों ना हम वहाँ से ले लें। रिंकू और मीरा ने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। मीरा चली जाती है समीर को लेकर रिंकू के वहाँ पर जब टीवी और फ्रिज लेने की बारी आती है तो समीर बोलता है कि हमारे पास अभी वक्त नहीं है रुकने का, आप हमें टीवी और फ्रिज दे दीजिए, फिर जब हम कभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम रुकेंगे आपके साथ। रिंकू बार बार समीर को रोकता है, बार बार रोकने पर समीर वहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर पार्टी होती है बियर की और समीर को अथाह शराब पिलाई जाती है। समीर को शराब पिलाने के बाद जब वो अथाह नशे में हो जाता है तो एक किसी भारी वस्तु से या फिर किसी पत्थर से रिंकू और उसका एक सहयोगी जो कि उसका दोस्त है नीलेश, वो दोनों मिलकर समीर को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। समीर मर जाता है। एटा में इसकी हत्या की जाती है और एटा से एक दूसरा जिला लगता है हाथरस, वहाँ का एक इलाका है सिकंदरा राव एटा राजमार्ग पर एक गांव लगता है तोरी, वहाँ रोड के किनारे इसकी लाश को डाल दिया जाता है और मीरा अपने घर वापस आ जाती है, यानी कि अपने ससुराल वापस आ जाती है और इनको भी अपने घर चला जाता है, अपना जीवन व्यापन करने लगता है। घर वाले जब पूछते हैं मीरा से कि समीर कहाँ गया, तुम्हारे साथ ही तो गया था, क्यों नहीं आया अब तक, तो मीरा कहती है कि मुझे उनका कुछ पता नहीं है, उन्होंने बोला था कि वो घर को वापस आ जाएंगे और वो अभी तक आए नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इसके किसके साथ चले गए हैं। समीर को गायब हुए 1 हफ्ता हुआ था लगभग और 7वें दिन मीरा भी गायब हो जाती है घर पर बिना किसी से कुछ बताए। जब दोनों गायब हो जाते हैं तो फिर जो उसकी जेठानी होती है वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। जब पुलिस को पता चलता है समीर के बारे में तो पुलिस वाले हाथरस के सिकंदरा राव पुलिस से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोई लाश तो नहीं मिली थी आपको रोड पर। सिकंदरा राव पुलिस बताती है कि 1 अप्रैल 2025 को
एक लाश मिली थी उनको रोड के किनारे, काफ़ी जख्मी हालत में था, शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, तो उनको लगता है कि कोई किसी दुर्घटना में चोट लगी होगी। वो लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम के बाद लगभग 71 घंटे तक लाश को होल्ड करके रखते हैं और इंतजार करते हैं कि क्या पता इसका कोई परिजन आ जाए, कोई पूछने आ जाए इसको, कोई इसका पता लगाने आ जाए। जब 71 घंटे बीत जाते हैं, कोई भी पता लगाने नहीं आता है, तो पुलिस वाले लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ इसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है और वहाँ उसकी पत्नी मैनपुरी कोर्ट में जाकर रिंकू के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है और वहाँ पर बताती है कि हमने पहले मंदिर में शादी कर ली थी। मंदिर वाली शादी की भनक तो किसी को नहीं लगती है, लेकिन जो ये कोर्ट वाली शादी थी इसकी बात पुलिस को पता चल जाती है। फिलहाल इन दोनों को पुलिस ने जेल में डाल दिया है। इसके जो सहयोगी था इसका नीलेश, उसको भी जेल में डाल दिया गया है। दोनों पर कार्यवाही चल रही है। जब मीरा से पूछा जाता है कि तुमको समीर को मारने की क्या जरूरत थी, तुम ऐसे भी छोड़ सकती थी उसको, तो इस क्वेश्चन पर वो चुप्पे साध लेती है, कोई भी उत्तर नहीं देती है। पुलिस वाले बताते हैं कि उसके फेस पे एक सिकुड़न भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बड़ा काम किया ही नहीं है, बल्कि उसने एक बेटे को अपने माँ बाप से दूर, एक भाई को भाई से दूर और अपने बच्चों को पिता से दूर कर दिया था। बच्चों का जीवन बर्बाद हो चुका था। माँ के ऐसे कांड के बाद जो बच्चे थे उनका बोझ बूढ़े माँ बाप पर आ गया था। दोस्तों, हमारी इस कहानी का उद्देश्य किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को भी भयभीत करना नहीं है, किसी पर भी लांछन लगाना नहीं है। आप सभी को सतर्क करना है, सावधान करना है। अगर जेठानी की बात को पहले ही सीरियस ले लिया गया होता तो शायद यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं, समीर को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। हमारी कहानी समाप्त हुई। कहानी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।